दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बात किया था प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की बात की थी। आज बात करेंगे नई कविता की। कल वर्ष 2021 का पहला दिन था और आप लोगों का दिन उम्मीद करते हैं अच्छा गया होगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग नई कविता। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं हैं आपको बताई जा रही हैं, उन्हें आप ज़रूर नोट करते चलें। कॉपी पेन लेकर बैठें तब वीडियो को आप लोग देखें। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया भी था वीडियो में कि सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। आपको प्रतिदिन पढ़ना है, अपनी दिनचर्या में पढ़ाई को शामिल करना है। जिस तरीके से जीवन का अंग खाना पीना सोना घूमना सारी चीज़ें हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी दिनचर्या में आपको पढ़ाई को रखना पड़ेगा। यानी प्रतिदिन आपको पढ़ना है। जिस तरीके से बगैर खाए आप नहीं रह सकते हैं, बगैर सोए आप नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी तरीके से आप पढ़ाई को भी शामिल करिए। और जब आप पढ़ाई को भी शामिल कर लेंगे और प्रतिदिन नियम बनाकर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोगों का ये सोचना होता है चलिए ठीक है, जब परीक्षा आएगी तब पढ़ लेंगे, जब 2 महीना बचेगा तब पढ़ लेंगे, चलो कल से पढ़ते हैं, अच्छा फिर कल आया फिर कल से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से टाल मटोल करने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना है, निरंतर आपको कार्य करना है। तो चलिए आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई कविता की बात करेंगे और रात में छायावादोत्तर काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। 5 जनवरी से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जो लोग नए बैच में शामिल होना चाहते हैं वो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या फ़ीस होगी, किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं नई कविता। देखिए, नई कविता 6ठे दशक की कविता है। अज्ञे ने 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित किया और यहीं से प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। अब यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यहीं से नई कविता प्रारंभ होती है, यानी दूसरे सप्तक के प्रकाशन से नई कविता का आरंभ माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ नाम है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त की एक पत्रिका थी नई कविता, उसके प्रकाशन से माना जाता है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 से मानते हैं। मुक्तिबोध ने कहा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतन व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। वहीं धर्मवीर भारती का मानना है कि नई कविता पहली बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का कार्य कर रही है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। अज्ञे ने कहा है कि अनुभूति की विशेषता को नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाए। किसने कहा है? कॉपी पेन आपके पास होगा। अज्ञे ने अनुभूति की विशेषता को नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषता बताया। लेकिन गिरिजा कुमार माथुर ने कहा कि नहीं, अनुभूति की विशेषता नहीं,
अनुभूति की साधारणतया नई कविता की विशिष्टता है, जबकि मुक्तिबोध ने कहा कि नहीं, न तो अनुभूति की विशेषता है और न ही अनुभूति की साधारणतया, बल्कि मुक्तिबोध ने यह कहा कि नई कविता मूलतः एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। वहीं विजयदेव नारायण शाही ने कहा कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा है। तो इस तरीके से किसने क्या कहा वो सारी चीजें आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। इस कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि नई कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ क्या है? तो लघु मानव वह मानव है, वह सामान्य जन है जो अब तक उपेक्षित था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि नई कविता में लघु मानव का अर्थ क्या होता है। तो नई कविता में लघु मानव का अर्थ होगा वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता में अर्थ का प्रधान न मानकर बिंब प्रधान माना है। किसने? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, बल्कि मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। जिस तरीके से यहाँ लघु मानव की बात की गई, ठीक उसी प्रकार से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंड को संयोजित किया गया है। किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। तो इन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए कि नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं। दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? एक पहला लिख लें आप, अनुभूति की प्रामाणिकता, और दूसरा बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी। अब नई कविता के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, विपिन चंद्र अग्रवाल आदि कवि नई कविता के अंतर्गत आते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? पहले प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रवृत्तियां नहीं समझ में आएंगी तब तक रचनाएं आप नहीं समझ पाएंगे। यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि की अगर बात करें तो नई कविता में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर अनेक विषयों पर कविताएं लिखी गई और नई कविता में भोगे हुए यथार्थ को महत्व दिया गया। नई कविता में किसे महत्व दिया गया? तो भोगे हुए यथार्थ को महत्व दिया गया। यह यथार्थ कैसा यथार्थ है? तो आपको बता दें, यह ऐसा यथार्थ है जिसमें वायव्यता नहीं, अनुभव की आंच है। इस यथार्थ में वायव्यता की नहीं, अनुभव की आंच है। और ये कवि छायावादी अति भावुकता व प्रगतिवादी जो विचारधारा है उसका खंडन करके अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देते हैं। सर्वेश्वर की एक कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां आप देखें, जिसमें भोगे हुए यथार्थ के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। लिपटा रजाई में, मोटे तकिए पर धर कविता की कॉपी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़, मैंने इस जीवन की गली गली नापी। हाथ कुछ लगा नहीं,
कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो यहाँ जो भोगा हुआ यथार्थ है, उस भोगे हुए यथार्थ यानी अनुभव की आंच को प्रदर्शित किया गया है नई कविता में। नए कवियों ने सत्य को गहराई से अपने अनुभवों से आंका है, सत्य की चोट को स्वयं पर सहा है। और सर्वेश्वर ने लिखा है कि मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट कितनी गहरी होती है। नई कविता की रचनाओं में आप देखेंगे लघु मानव की अवधारणा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लघु मानव की अवधारणा किसने माना है, याद है आपको? अभी मैंने बताया विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। कॉपी पेन आपके पास होगा ही, आप लिख सकते हैं। मैं बार बार इस चीज को बताता हूं कि आप लोग जरूर लिखते चलें। नई कविता की रचना में लघु मानव की अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? तो विजय देव नारायण शाही ने की है। लघु मानव के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि अस्तित्ववादी दर्शन और विषयुद्ध, मशीनीकरण, स्वतंत्रता से मोह भंग आदि स्थितियों के प्रभाव में नई कविता में लघु मानव की धारणा उभरी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु मानव की धारणा कैसे उभरी? तो जो अस्तित्ववादी दर्शन है, विश्व युद्ध है, मशीनीकरण हुआ, स्वतंत्रता से मोह भंग लोगों का हुआ, इन्हीं सब स्थितियों के प्रभाव में आकर नई कविता में लघु मानव की अवधारणा उभरी। लघु मानव कौन है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। भाई लघु मानव वही मानव है जो पहले संस्कृति के केंद्र में था, किंतु जिसके महत्व में अचानक भारी कमी आ गई। वह अपने आत्मसम्मान, संकल्प, जय, पराजय आदि परिस्थितियों को समेटकर आगे बढ़ता है। उस पर कोई देवत्व आरोपित नहीं है। वह संकट में फंसकर अपना रास्ता स्वयं बनाता है और इसी कारण उसे अपनी लघुता से हीनता की भावना में नहीं उपजती, बल्कि गर्व की अनुभूति होती है। अशोक वाजपेयी की यह पंक्ति है कि हम छोटे लोग चाहे अनदेखे बीत जाएं, कोई तो देखेगा। हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा। हमारे होठों पर कविताएं थीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अपनी लघुता से हीनता की भावना में नहीं उपजती, बल्कि गर्व की अनुभूति होती है नई कविता में लघु मानव के तहत। नई कविता में आधुनिकता बोध भी हमको देखने को मिलता है, यानी आधुनिक भावबोध नई कविता की केंद्रीय विशेषता है, जो आधुनिकता भारतेंदु युग से किसी न किसी रूप में बढ़ती आ रही थी। आज से नहीं, भारतेंदु युग से। और यहां नई कविता में आकर भावबोध के स्तर पर पहुंच गई। कहने का तात्पर्य यह है कि इन कवियों के मूल चिंतन में भावबोध, आधुनिक भावबोध शामिल हो गया और इसी कारण से ये कवि संशय, निरर्थकता बोध, मोह भंग जैसी स्थितियों के शिकार हुए। यह आधुनिक भावबोध मार्क्सवादी चिंतकों के विपरीत व्यक्तिवादी आधुनिक भावबोध है, न कि मार्क्सवादी चिंतकों के समान है। नहीं, मार्क्सवादी चिंतकों के समान नहीं है, बल्कि यह जो आधुनिक बोध है वो मार्क्सवादी चिंतकों के विपरीत है। इसीलिए प्रगतिवादी समीक्षा के शिखर पुरुष, आप नाम जानते होंगे। प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी समीक्षक है? रामविलास शर्मा, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। तो प्रगतिवादी समीक्षा के शिखर जो पुरुष हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन्होंने नई कविता पर अस्तित्ववाद और आधुनिक भावबोध के प्रभाव का जिक्र करते हुए लिखा है। रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि नई कविता जीवन के नकार की कविता है। यह जीवन की विकृति की कविता है। यह हर तरह की नकारात्मकता को,
उत्सव भाव से चित्रित करती है और यह सब आधुनिक भावबोध के नाम पर करती है। यह संस्कृति, परंपरा और मनुष्य के उदात्त मूल्यों की उपेक्षा करती है, रामविलास शर्मा ने कहा है। यह आधुनिक भावबोध है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं जो भारतेंदु युग से चली आ रही थी और अपने शिखर पर कहां पहुंची, तो नई कविता में। रामविलास शर्मा जैसे चिंतकों ने, प्रगतिवादी चिंतकों ने इसकी समीक्षा की। तो ये आधुनिक भावबोध की विशेषताएं हैं क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहले पॉइंट की अगर बात करें तो शहरीकरण, यंत्रवाद और संबंधहीनता आदि के कारण नगरीय जीवन में जटिलता आ गई। तनाव व अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। आप खुद जानते हैं, आप बताइए, जब शहरीकरण होगा, यंत्रवाद होगा और संबंधहीनता होगी, तो इसके कारण नगरीय जीवन में जटिलता, तनाव व अलगाव जैसी स्थिति होगी या नहीं होगी? आप खुद बताएं। अगर एक व्यक्ति गांव में रहता है, गांव के एक छोर पर एक घर है, दूसरे छोर पर दूसरा अगर घर है, और पहले छोर का बच्चा गायब हो जाए, गांव में कहीं निकल जाए, तो कहते हैं फला का बेटा है, उससे जैसा इसका चेहरा मिल रहा है, तुरंत बताएंगे। लेकिन शहर में एक ही फ्लैट में रहने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि ऊपर कौन रह रहा है, कहाँ का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, क्या करती है। इसका कारण क्या है? संबंधहीनता। तो इन सारी परिस्थितियों के ही कारण आप देखेंगे कि यह स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे अगर यह स्थिति जब उत्पन्न हुई तो इससे हुआ क्या? इससे वेदना और पीड़ा का जन्म हुआ। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके सामने, आपके दुख में कोई नहीं खड़ा होगा, आपको क्या होगी? पीड़ा होगी, वेदना होगा। तो नई कविता वेदना को प्रतिष्ठा प्रदान करती है, क्योंकि यह वेदना अर्जित होने के कारण सकारात्मक है और यह छायावादी वेदना की तरह भावों से नहीं बल्कि विचारों की निर्मम ईमानदारी से पैदा होती है। जैसे आगे की ये पंक्ति है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको यह मुक्त करना न जाने, किंतु जिन्हें यह मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखें। वहीं धर्मवीर भारती ने कहा कि यह पीड़ा है जो हमको, तुमको, सबको अपनाती है, सच्चाई है, अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। इसके अलावा नई कविता में संवेदना आधुनिक हो गई। अब पुरानी संवेदना नहीं रही, जैसी पहली संवेदना थी आप भारतेंदु युग में देख रहे थे, वैसी संवेदना यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जैसे ही कोई बात कवि के सामने आती है, वह उस पर संशय करने लगता है, और यह संशय आधुनिक जीवन दृष्टि का प्रस्थान बिंदु है। कवि हर दिए गए सत्य पर संशय करता है, क्योंकि यह सत्य की उपलब्धि है तो वांछनीय है। नरेश मेहता संशय की महत्ता बताते हुए संशय की एक रात में लिखते हैं। संशय की एक रात प्रश्न खूब पूछा जाता है, संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। संशय की एक रात में उन्होंने लिखा कि कौन सा, किसका असत्य, इस सत्यासत्य का निर्णय करेगा कौन? यह सब स्वीकारोक्ति है, सत्य नहीं। ओ पिता, संशय निकष है ऋत का भी। तो संशय की एक रात में नरेश मेहता ने संशय के महत्व को बताया है। वहीं जब परंपरा द्वारा प्रदत्त मूल्यों के प्रति संशय पैदा होता है, किसके द्वारा प्रदत्त? परंपरा द्वारा। ध्यान रखना, परंपरा द्वारा प्रदत्त मूल्यों के प्रति संशय पैदा होता है तो व्यक्ति के जीवन से सार्थकता व संतोष खत्म होने लगता है। भाई जो परंपरा से जो चीजें चली आ रही हूं, उसके द्वारा दिए गए बात, उसके द्वारा कही गई बात, उसके मूल्यों के प्रति अगर संशय पैदा हुआ तो क्या होगा?
व्यक्ति के जीवन से सार्थकता और संतोष खत्म हो जाएगा। जीवन में यांत्रिकता व अनिश्चयात्मकता आ जाती है जो निरर्थक भावबोध को जन्म देती है। और नया कविता में आप देखें, केदारनाथ सिंह ने कहा है, केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां हैं कि जहां लिखता है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। जहां लिखा है सड़क वहां लिख दो प्यार, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। वहीं सर्वेश्वर की ये पंक्तियां हैं कि कैसे विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूं, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, ज्यों ज्यों सीता हूं। ये सर्वेश्वर ने कहा है। वहीं आधुनिक भावबोध पर देखें तो संशय बोध के कारण इन कवियों को सभी प्रदत्त मूल्य अप्रासंगिक लगने लगते हैं। भाई, जब जाहिर सी बात है कि परंपरा द्वारा प्रदत्त मूल्य के प्रति अगर संशय पैदा हो रही है तो इसी संशय बोध के कारण इन कवियों को सभी प्रदत्त मूल्य अप्रासंगिक लगने लगते हैं। और यह मूल्यहीनता की स्थिति है, क्योंकि इन्हें पुराने मूल्य अनुपयुक्त लगते हैं और नए मूल्य अभी बने नहीं हैं। भाई, अगर किसी ने यह कहा कि चर्च जाना छोड़ दो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानना, चर्च जाना छोड़ दो, तो ठीक है, पुरानी परंपरा है। अगर इसको हम मान लें कि चर्च जाना छोड़ दो, तो नया विकल्प तो हमारे पास होना चाहिए कि आखिर फिर जाएं कहां। और यही स्थिति है कि यहां पर कि जो पुराने मूल्य हैं वो अनुपयुक्त लगते हैं, लेकिन नए मूल्य अभी बने नहीं हैं। और यही संघर्ष आस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। धर्मवीर भारती ने कहा है कि जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है वो। धर्मवीर भारती ने कहा है। नई कविता क्या गांवों की कविता है, कस्बों की कविता है? नहीं, नई कविता महानगर की कविता है। और इसी कारण इसका विषय वस्तु का आधार नगरीय जीवन है, न कि ग्रामीण जीवन। नगरीय जीवन में विडंबनाएं, विसंगतियां और त्रासदियां हैं। यहां जीता हुआ आदमी अपनी पहचान, अपने जीने का अर्थ, आदमी होने का मतलब सब कुछ खो चुका है। मानव से अधिक महत्वपूर्ण पोस्टर हो गए हैं। सर्वेश्वर ने इसीलिए कहा है, लेकिन मैं देखता हूं आज के जमाने में आदमी से ज्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वह आदमी से बड़े सत्य हैं। नई कविता की चेतना में अगर हम देखें तो नई कविता के चेतना में इतिहास बोध प्रभावी नहीं है और उसे भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल लक्ष्य को ही सत्य मानती है। उसकी व्यक्तिवादी चेतना उसमें क्षणवादी मानसिकता को विकसित करती है और इसी क्षणवाद ने एक ओर कवियों को व्यक्तिगत और क्षणिक सत्य खोजने की प्रेरणा दी है, वहीं दूसरी ओर भोगवाद की प्रेरणा दी है। निम्न पंक्तियां देखें जो कीर्ति चौधरी की है, उसमें क्षण का यही महत्व प्रदर्शित किया गया है कि मैं प्रस्तुत हूं, यह क्षण भी कहीं ना खो जाए। ये कछुए सी मेरी आत्मा पंजे फैला, असली रूप जो तुम्हें दिखाने को उत्सुक हो उठी है। क्या जाने अगले ही क्षण की आहट पर सब कुछ अपने में फिर समेट ले अंदर। तो यह क्षण के महत्व को प्रदर्शित किया है कीर्ति चौधरी ने। इतना ही नहीं, नई कविता में सक्रिय राजनीतिक चेतना भी उपस्थित है। इसका मुख्य स्वर राजनीति के चरित्र का पर्दाफाश करना है। यहां राजनीतिक मोहभंग की स्थिति है, क्योंकि स्वतंत्रता के स्वप्न टूट गए हैं। जो स्वतंत्रता मिली है वो नाम मात्र की है। और इसीलिए नई कविता में आप देखेंगे कि धूमिल ने कहा है कि जो जनतंत्र मिला है, जो हमको स्वतंत्रता मिली है, ये केवल नाम मात्र की स्वतंत्रता है। अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है
जिसकी जान मदारी की आशा है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप सभी लोग जानते होंगे। नई कविता की अगर भाषा की पर बात की जाए तो ये कवि भाषा पर अत्यधिक बल देते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति के अनुभव और चिंतन की सामर्थ्य उसके भाषा बोध पर ही निर्भर करती है। इनके यहाँ विभिन्न प्रकार के शब्दों को खुला आमंत्रण मिलता है, क्योंकि इनके लिए बात को सटीक ढंग से कहना अधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि इन्होंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। और आप जानते होंगे कि इस तरीके की पंक्तियां कही गई कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो यहां पर शब्दों पर ध्यान दिया गया है, शब्दों को खुला आमंत्रण दिया गया है। शब्दों के प्रयोग पर कोई रोक टोक नहीं है। अपनी बात को सटीक ढंग से कहने के लिए इन्होंने बहुत सारे शब्दों को शामिल किया है। नई कविता की भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, लोक भाषा के शब्दों का निसंकोच प्रयोग हुआ है। जैसे इन पंक्तियों में आप देखें कि पिस गया वो भीतरी और बाहरी। भीतरी और बाहरी शब्द देखिए, दो कठिन पाटों के बीच पाटों शब्द को देखिए, लोक भाषा से उठाया गया शब्द। ऐसी ट्रेजेडी है नीच, ट्रेजेडी शब्द देखिए अंग्रेजी से उठाया गया। टिक 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 लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। तो टिक 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 आप देखें, लेट मी स्पीक देखें। तो इस तरीके से नई कविता की भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, लोक भाषा सभी लघु भाषाओं के शब्द निसंकोच रूप से उठाए गए हैं। अगर हम छंदों की बात करें तो नई कविता में नई कविता जो है ये छंद मुक्त कविता है। लय भी यहाँ शब्दों में नहीं बल्कि अर्थों के स्तर पर सक्रिय है। तुम क्या जानो कितनी लंबी होती है रात अकेली सिसकी की। तो यहाँ पर छंद मुक्त कविता है, अर्थ पर ध्यान दिया गया, अर्थ की सक्रियता पर ध्यान दिया गया है। नए उपमानों का प्रयोग नई कविता में हुआ है। प्रयोगवाद की तरह भावबोध की अभिव्यक्ति के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग यहां भी किया गया है, जैसा प्रयोगवाद में होता था। मुक्तिबोध जैसे कवियों ने प्राचीन व लोक उपमानों पर ही बल दिया है, लेकिन अज्ञे और जगदीश कुमार ने नए उपमानों की ताजगी की प्रस्तावित किया है। जैसे जगदीश कुमार की एक पंक्ति है, आप लगभग मुझे लगता है साहित्य के आप जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग जानते ही होंगे। जगदीश कुमार की यह पंक्ति कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों कहें, हाथ हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें। हम तो कहेंगे कि चांदनी उस सिक्के सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जगदीश कुमार ने नए नए उपमानों में ताजगी भरी है। नई कविता में अगर बिंब की बात करें तो नई कविता बिंबों पर बहुत अधिक बल देती है। केदारनाथ सिंह जी ने खुद कहा है कि मैं कविता में सबसे अधिक महत्व बिंब को देता हूं। यह विराट बिंब नहीं है, सहज जीवन के साधारण बिंब हैं। विशेषकर यौन जीवन के बिंबों की बहुलता आपको दिखाई देगी नई कविता में। जैसे जिंदगी दो उंगलियों में दबी, जिंदगी दो उंगलियों में दबी, सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर नाली में फेंक दूंगा। तो यहां किस तरीके से बिंब विधान है आप देख सकते हैं। वहीं अगर काव्य रूप की बात करें नई कविता में तो नई कविता में प्रायः दो काव्य रूप मिलते हैं, लंबी कविता और प्रतीकात्मक छोटी कविता। लंबी कविताओं में कहीं तो विषय वस्तु ऐतिहासिक है, जैसे धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग है, कनुप्रिया है, नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात है। जबकि कहीं कहीं विषय वस्तु युगीन बोध से भी प्रभावित है, जैसे अज्ञे की रचना साध्य वीणा, राजकमल चौधरी की रचना मुक्ति प्रसंग, मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में आदि हैं। तो ये लंबी कविताएं छायावादी कविताओं की तरह प्रगीतात्मक नहीं है। इनका निर्माण भावनाओं की निरंतरता से नहीं, जटिल समस्या के समग्र विश्लेषण से हुआ है।
इसलिए कहीं कहीं इन्हें विश्लेषणात्मक लंबी कविताएं भी कह दिया जाता है। विशेष रूप से मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में यह विशेषता दिखाई पड़ती है। फंतासी की अगर हम लोग बात करें तो नई कविता में फंतासी शिल्प का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। फंतासी क्या है, शायद कुछ लोगों को ना पता हो। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो फंतासी वह कल्पना या स्वप्न है जिसमें चेतन जीवन की अपूर्णताओं को मानसिक स्तर पर उपलब्ध किया जाता है। एक बार फिर से समझ लें, फंतासी वह कल्पना या स्वप्न है जिसमें चेतन जीवन की अपूर्णताओं को मानसिक स्तर पर उपलब्ध किया जाता है। मुक्तिबोध और श्रीकांत वर्मा ने इसका शिल्पगत प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया है। अगर नई कविता में व्यंग्य की बात की जाए तो नई कविता में आप देखेंगे कि यथार्थ बोध से प्रेरित नई कविता में स्थितियों की भयावहता पर चोट करने की गहरी क्षमता है। यहाँ पर राजनीतिक मोहभंग की अनुभूति है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन न कर पाने की कसमसाहट भी है। इसलिए व्यवस्था की अभिव्यक्ति व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। सर्वेश्वर दयाल का ये व्यंग्य है। आप देखें कि लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तो यहाँ व्यंग्य के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल की जो पंक्तियां हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने नई कविता की बात की। अब थोड़ा सा आपका समय लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका समय लेंगे, कुछ चीज़ें नोट करानी है। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे तो खैर हम लोग बात करेंगे, अज्ञेय की रचनाओं की बात करेंगे इकाई 5 में विस्तृत रूप में। जैसे उनकी जो कविता है असाध्य वीणा है, कलगी बाजरे की है, सांप है, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस पर किसने क्या कहा है वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ परिचय करा दें। मुक्तिबोध की जो रचना अंधेरे में है, कविता की रचना फैंटेसी में की गई है। अभी मैंने फैंटेसी रचनाओं की भी बात आप लोगों से की। और मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या कहा है, इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को कहा है कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। दूसरा, मुक्तिबोध ने यह भी कहा कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही ये भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करता है, बिंबों की रचना करता है, ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। ऐसे शमशेर बहादुर की अगर बात करें तो शमशेर बहादुर की बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन शमशेर बहादुर के बारे में किसने क्या क्या कहा है अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शमशेर बहादुर के बारे में। वैसे लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी में शमशेर बहादुर के बारे में हम आज शामिल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अज्ञेय ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। अज्ञेय ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। विष्णु खरे ने कहा है शमशेर की शमशेरियत। शमशेर की शमशेरियत किसने कहा है तो विष्णु खरे ने कहा है। रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। आप सुन रहे हैं, रात में ये ना कहिएगा लाइव क्लास में कि सर मैंने सुना नहीं, मैंने लिखा नहीं। रामचंद्र तिवारी ने कहा शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। वहीं मुक्तिबोध ने कहा कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति
एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। शमशेर ने यह भी कहा कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि शमशेर हैं। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि शमशेर हैं। वहीं मलेज ने कहा है शमशेर के बारे में, आप लिख लें मलेज ने क्या कहा है। कॉपी पेन तो आप लिए ही होंगे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको कि ताकि कल आप ये ना कहें या रात में 9 बजे लाइव क्लास में ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं। कुछ लोग कमेंट आता रहता है कि सर आपने ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया है। मैं सब बताता हूँ वीडियो में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। वीडियो को जब भी देखिए सीरियसली देखिए, जब आपके पास समय हो तब बैठ कर देखिए, लेकिन ये नहीं कि ये भी काम हो रहा है वो भी काम आप कर रहे हैं, कान में लीड लगाए हुए हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मिस हो सकती हैं। मलेज ने कहा है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मलेज ने कहा कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है शमशेर के बारे में कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। वहीं शमशेर बहादुर के 2 कथन हैं, आप लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण कथन है शमशेर बहादुर के। 2 कथन लिखें शमशेर बहादुर के कि मैं उर्दू और हिंदी का द्वाब हूँ। शमशेर बहादुर ने कहा है मैं उर्दू और हिंदी का द्वाब हूँ। रात में लाइव क्लास में पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कितने लोग वीडियो देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हैं, लाइव क्लास में पता चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। शमशेर ने कहा है मैं उर्दू और हिंदी का द्वाब हूँ। शमशेर ने दूसरा कथन कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ये भी है कि टेक्निक में एज़रा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। टेक्निक में एज़रा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। तो ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में भी जो उनकी रचनाएं हैं उनसे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं से, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, उन सब से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतना नई कविता से आप लोगों को प्रश्न देंगे रात में लाइव क्लास में। कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समकालीन कविता की। समकालीन कविता या हम कह सकते हैं साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता कैसी है उसकी बात, समकालीन कविता कैसी है उसकी बात हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ध्यान रखिएगा। आज नई कविता और उससे पहले छायावादोत्तर काल जितना भी हुआ, यानी छायावाद से लेकर और नई कविता तक प्रश्न आपको मिलेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, छायावाद से लेकर नई कविता तक आपको आज लाइव क्लास में प्रश्न मिलेंगे। जो भी हमारे मित्र हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं और इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं, सुबह 10 बजे PDF, 2:30 बजे तक वीडियो लेक्चर, रात में 9 बजे लाइव क्लास, यानी एक ही टॉपिक को 3 बार आप पढ़ेंगे और फिर रविवार को जितना एक सप्ताह में पढ़ेंगे उसकी साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होगी। तो इस तरीके से आप अगर लगातार करते रहेंगे तो बहुत आराम से आप चीज़ों को जान सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 80 52 58 4 0 4 97 21 46 27 40, इन 2 नंबरों पर किसी पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। 5 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है UGC नेट का, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर GIC प्रवक्ता की।
तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में तो ज़रूर जुड़ें। जिस तरीके से हमको लोगों ने रिजल्ट दिया पिछले बैच में 103 लोगों ने, ठीक उसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो भी जुड़े 103 नहीं बल्कि हम 130 पहुँच जाएं। 130 लोगों का रिजल्ट मिले, इस बार 103 मिला, अगली बार हमको 130 मिले। तो इतना मेहनत आपको करना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको जाहिर सी बात है सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए प्रयासरत रहना है। जो प्रतिदिन का कार्य आपको कराया जाए वो आप करते रहें बस ईमानदारी के साथ। तो चलिए बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।